Hello everyone, welcome to our channel Mechanoreceptor. In this video, we are going to discuss about the modern X-ray tube. Alright, we discussed historical X-ray tube in our previous video. Alright, तो हम यहाँ पे modern X-ray tube जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. मॉडर्न एक्सरे ट्यूब जो है वो 1913 में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कूलेज इफेक्ट. दिस इज कूलेज इफेक्ट. तो जो पहले कूलेज इफेक्ट है ये आपके पास बेसिकली है क्या. दिस इज द थर्मियोनिक एमिशन इफेक्ट. आपको पता है कि जब भी आपके पास किसी मेटल को आप हीटअप करते हो तो वहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं. बेसिकली हम बोलते हैं जैसे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ऐसे ही थर्मियोनिक इफेक्ट भी होता है. ठीक है कि जैसे आप एक मेटल को हीटअप करोगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब किसी मेटल पे लाइट फॉल करती है तो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है. बट अब इस केस में अब हम अपने मेटल को हीटअप कर रहे हैं तो जब भी कोई मेटल हीटअप होगी वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लिबरेट होना स्टार्ट कर जाते हैं. ऑलराइट, तो दैट इज कॉल्ड कूलेज इफेक्ट. तो कूलेज इफेक्ट के बेसिस पे यहाँ पे एक कूलेज ट्यूब जो है वो इन्वेंट करी गई थी 1913 में. तो इसका जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है. एक एक्सरे ट्यूब और यू कैन कॉल इट द कूलेज ट्यूब में क्या है, एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर एक हाई वैक्यूम जो है वो क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक कैथोड एज वेल एज एनोड. ऑलराइट, आपको पता है कि जो कैथोड होगा वो एज ए फिलामेंट यहाँ पे एक्ट करेगा जिसमें से बेसिकली थर्मियोनिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा. सोर्स ऑफ बेसिकली जो फिलामेंट है दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस द एक्सरेज. राइट, और जो टारगेट है टारगेट पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्राइक करते हैं और वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्सरेज में. जो बेसिकली एक एक्सरे ट्यूब का जो एक फिनोमिना है जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है. तो ये तो था कूलेज ट्यूब का कॉन्सेप्ट. अब इसी कूलेज ट्यूब के बेसिस पे आगे मॉडर्न एक्सरे ट्यूब जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई है. ऑलराइट, तो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब जो है वो दो तरह की एक्सरे ट्यूब है. फर्स्ट है हमारे पास स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब. ऑलराइट, फर्स्ट है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब. और सेकेंड वन है हमारे पास रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब, एनोड एक्सरे ट्यूब. ऑलराइट, तो ये दो तरह की ट्यूब्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. स्टेशनरी एनोड और रोटेटिंग एनोड, इसके वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाता है कि दो तरह के एनोड्स होंगे हमारे पास. एक केस में हमारे पास जो एनोड रहेगा वो स्टेशनरी रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, इट कैन नॉट मूव. ऑलराइट, तो रोटेटिंग एनोड जो होगा वो रोटेट कर पाएगा. इसमें जो है वो बेसिक डिफरेंस क्या है कि हम यहाँ पे स्टेशनरी से रोटेटिंग पे क्यों मूव ऑन हम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बम्बार्डिंग एरिया है, जो फोकसिंग एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब. सो दैट्स वाई वी आर मूविंग फ्रॉम द स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब टू रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब. राइट, तो पहले यहाँ पे स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब के बारे में स्टडी कर लेते हैं. स्टेशनरी एनोड जो है वो किस चीज़ का बना होगा आपके पास, टंगस्टन मटेरियल का. ऑलराइट, ये हमारे पास होगा. पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं. टंगस्टन मटेरियल क्या होगा, जो आपको ऑलरेडी पता है कि जो W इज इक्वल टू 74 इसका अटोमिक नंबर है एज आई डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस वीडियो. तो इसका जो आपके पास एनोड एंगल होगा वो 15 से लेके 20 डिग्री तक आप इसको अरेंज कर सकते हो टू इंक्रीज द इफेक्टिव फोकल एरिया एज कंपेयर टू द एक्चुअल फोकस एरिया. क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो इफेक्टिव फोकल एरिया होता है वो कम ही होता है एज कंपेयर टू द एक्चुअल फोकस एरिया. तो अगर हमें इफेक्टिव फोकस एरिया इंक्रीज करना है तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं बाय द एनोड एंगल. तो एनोड एंगल जो है वो हम यहाँ पे 15 से लेके 20 डिग्री तक वेरी कर सकते हैं. ऑलराइट, तो नेक्स्ट इसमें एक हाई वैक्यूम क्रिएट करा जाता है. और ठीक है, जैसे कि हम कॉलेज ट्यूब में डिस्कस कर चुके हैं. और जो इसका वैक्यूम है वो 10⁻⁻5 mm ऑफ Hg तक हम इसमें क्रिएट करते हैं. ठीक है, 10⁻⁻5 mm ऑफ Hg. ठीक है, तो दिस इज द प्रेशर इनसाइड द ट्यूब. ठीक है, जिससे हम वैक्यूम को क्रिएट करते हैं. इसमें साथ के साथ यहाँ पे एनोड में एक फोकसिंग कप भी जो है वो कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं. फोकसिंग कप
तो यहाँ पे फोकसिंग कप जो है वो किस चीज़ के होंगे, निकल मटेरियल के होंगे। फोकसिंग कप्स का क्या काम होता है यहाँ पे, टू फोकस द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द टारगेट एरिया, ठीक है, कि आपके पास जो बम्बार्डमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की वो डायरेक्टली किस पे जाके फोकस हो, टुवर्ड्स द टारगेट एरिया, ताकि आपके जो वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम से कम कर सके, हम उसको रिड्यूस कर सके, मतलब जो आपकी स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम रिड्यूस कर सके। दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर द फोकसिंग कप्स, राइट। बाकी इसमें जो प्रिंसिपल है वो सेम है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे बाय द सोर्स मटेरियल कैथोड से, ठीक है, तो वो स्ट्राइक करेंगे जाके टुवर्ड्स द टारगेट, और वहां से ब्रह्मस्ट्रालिंग और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज फिनोमिना होता है, और जिसके थ्रू आपका जो एक्सरेज जो है वो प्रोड्यूस होता है, प्लस हीट भी वहां पे जनरेट होती है। तो आपको पता है कि जो हाफ ऑफ एक्सरेज वहां पे प्रोड्यूस होगा, बट हाफ ऑफ एक्सरेज जो होती हैं वो सॉरी हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वहां पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं टारगेट मटेरियल के द्वारा, और वहाँ से वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो वहाँ पे आपको एक कूलिंग सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट होगी इन केस ऑफ द स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब में, जो कि वहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेशनरी एनोड मटेरियल का यहाँ पे यही लिमिटेशन है कि स्मॉल एरिया ऑफ टारगेट, ठीक है, यहाँ पे इसका लिमिटेशन यही है, क्या रहेगा, स्मॉल एरिया ऑफ द टारगेट रहेगा, स्मॉल एरिया ऑफ टारगेट। तो यहाँ पे हम जो हमारी हीट डिसिपेशन होगी तो वो भी हमारे पास, आप ये कह सकते हो कि हीट डिसिपेशन हम कम से कम कर पाएंगे, जितना एरिया कम होगा, फोकल एरिया कम होगा, और वहाँ पे जो आउटपुट होगी एक्सरे की वो भी हमारे पास लिमिटेड होगी इन केस ऑफ द स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, राइट। तो अब इस जो लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने एक नेक्स्ट टाइप ऑफ एनोड एक्सरे ट्यूब जो है वो यूज करी, दैट इज द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब। तो ये डायग्राम आपको यहाँ पे शो कर रखी है। डायग्राम में आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपको यहाँ पे विजिबल हैं, जैसे कि ऑलरेडी जो कॉमन पार्ट्स हैं वो तो सेम ही हैं, जैसे एक कैथोड होगा और दूसरा एनोड पार्ट होगा इसमें, ठीक है, एनोड पे पॉजिटिव पोटेंशियल रहेगा और कैथोड पे नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। तो एनोड और कैथोड पे हम पोटेंशियल इसलिए देते हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को हमें एक्सरलेट करना है टुवर्ड्स द एनोड मटेरियल, ताकि हाई एनर्जी के साथ आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्राइक करें टुवर्ड्स द एनोड, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट कर सके, टारगेट मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को कन्वर्ट कर सके इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं जो हमने यहाँ पे आपको शो कर रखे हैं, दीज आर द रोटर, स्टेटर, एनोड स्टेम, ऑलराइट। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा इसमें जो पार्ट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बाकी तो जो एनोड कैथोड का जो रोल रहेगा वो सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस केस वही रहेगा। बाकी फोकसिंग कप जो यहाँ पे ऑलरेडी हम वैसे यूज करते हैं, ठीक है। बाकी मटेरियल हम यहाँ पे कौन सा यूज कर रहे हैं आई विल डिस्कस लेटर। और जो यहाँ पे एनोड मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो वो टंगस्टन प्लस रेहेनियम का होगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था कि यहाँ पे एक अलॉय यूज़ किया जाता है टंगस्टन प्लस रेहेनियम का, 90% प्लस 10% की यहाँ पे कंसंट्रेशन रहेगी उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब जो है वो हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, पहले तो 1933 में जो है वो इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इन्वेंट हुआ था। बेसिकली ये किस चीज के लिए इन्वेंट करी गई, टू इंक्रीज द लोडिंग गेन, ऑलराइट। इसका जो आपके पास यूज है वो क्या है, टू इंक्रीज द लोडिंग गेन, टू इंक्रीज द लोडिंग गेन। लोडिंग गेन मीन्स कि उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो हायर होगी एज कंपेयर टू द स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब से, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक छोटे से मैथमेटिकल फॉर्मूला से मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं, ठीक है, वैसे आप जो इसकी डायमेंशंस, अगर मैं कोई भी डायमेंशंस कंसिडर करती हूँ, मैं एक आर्बिट्ररी डायमेंशंस आप ले सकते हो, बट मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताऊंगी, ठीक है। तो अगर हम डिवाइड करें दोनों के एक्चुअल फोकल एरिया को, ठीक है, जो भी हमारे पास स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब है और दूसरी है रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब, दोनों के जो एक्चुअल फोकस एरिया होगा हमारे पास, उसको हम क्या करें, एक्चुअल फोकस एरिया ऑफ, ये हमारे पास किसका रहेगा, स्टेशनरी का, ऑलराइट, और ये हमारे पास रहेगा रोटेटिंग का, राइट।
एक्चुअल फोकस एरिया ऑफ द रोटेटिंग एनोड। तो अगर हम मैं इन दोनों के एफिशिएंसी और यू कैन कॉल की फोकस एरिया को मैं कंपेयर करूं, तो यहाँ पे जो इसकी एफिशिएंसी है वो अबाउट 100 टाइम्स ग्रेटर आएगी एज कंपेयर टू द स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। तो एफिशिएंसी और यू कैन कॉल इट द लोडिंग गेन जो रहेगा वो 100 ऑर्डर का रहेगा एज कंपेयर टू द स्टेशनरी एक्सरे ट्यूब। तो इसलिए हम यहाँ पे लोडिंग गेन को इंक्रीज करने के लिए रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब जो है वो यूज कर रहे हैं, राइट। बाकी जो इसकी नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन है पहले हम डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी, अदरवाइज जो रोल है वो सेम ही प्ले करेगा, बस कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। कैथोड जो है यहाँ पे हम दो तरह के, बाकी टंगस्टन फिलामेंट ही होगा, ठीक है, जो डब्ल्यू उसका सिंबल है, ठीक है, टंगस्टन मटेरियल ही हम इसके लिए यूज कर रहे हैं एक्सरे ट्यूब में। यहाँ पे हम दो फिलामेंट्स जो है वो यूज करते हैं इन द रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब में, ठीक है। दो फिलामेंट्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक हमारे पास लार्जर फोकस एरिया प्रोवाइड करेगा, अगर हमने मतलब एक फिलामेंट जिसके थ्रू वो जो लार्जर फोकस एरिया पे स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास होगा फर्स्ट फिलामेंट। और सेकेंड फिलामेंट अगर हमने स्मॉल फोकल एरिया पे उसको स्ट्राइक करवाना है तो उसके लिए हम दो अलग अलग फिलामेंट जो है वो यहाँ पे यूज करते हैं। ऑलराइट, दिस इज द डिफरेंट पार्ट एज कंपेयर टू द प्रीवियस जो एक्सरे ट्यूब हमने डिस्कस करी है। तो यहाँ पे हम इसके लिए बाकी सेम फोकस एरिया भी यूज कर सकते हैं, जैसे एनोड पे वो स्ट्राइक कर रहे हैं, दो फिलामेंट से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं टूवर्ड्स द टारगेट, तो उसके लिए सेम फोकल एरिया भी, या फिर ये कह सकते हो कि सेम फोकल स्पॉट भी आप यूज कर सकते हो, बट डिफरेंट फोकल स्पॉट भी यूज कर सकते हो। वो आपका जो है वो वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू द एनोड एंगल, मतलब दो डिफरेंट एनोड एंगल पे आप दो डिफरेंट फोकल स्पॉट बना सकते हो फॉर द टू डिफरेंट फिलामेंट्स, राइट। तो ये अबाउट द कैथोड। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, फोकसिंग कप यूज कर रहे हैं, ऑलराइट। तो फिलामेंट जो कि कैथोड मटेरियल है, ऑलराइट, इसमें फोकसिंग कप भी यूज कर रहे हैं। फोकसिंग कप जो होगा वो यहाँ पे जो कौन सा मतलब हमें पता है कि इसका रोल क्या होगा यहाँ पे, टू प्रोड्यूस और यू कैन कॉल टू प्रोवाइड द फोकस ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द टारगेट, जो कि इलेक्ट्रॉन स्प्रेड को रिड्यूस करेगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे दो तरह के जो हम फिलामेंट्स, देखो फिलामेंट के विद रिस्पेक्ट टू फोकसिंग कप को आप एक पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे, जो जैसे कि आपके पास दो तरह की यहाँ पे आप पोटेंशियल प्रोवाइड करोगे, एक आपके पास होता है बायस्ड और एक होता है नॉन बायस्ड एक्सरे ट्यूब के केस में, ठीक है। तो बायस्ड और नॉन बायस्ड के केस में, बायस्ड और नॉन बायस्ड में क्या चीज की बात कर रही हूँ, एक्सरे ट्यूब की, एक सेटअप, पूरा एक्सरे ट्यूब का सेटअप होगा जिसमें एक टाइम पे तो वो बायस्ड यूज करेंगे हम उसको, दूसरे टाइम पे अनबायस्ड यूज करेंगे। तो उस केस में आपको कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करना है ऑन द फोकसिंग कप टू प्रोड्यूस द फोकस टुवर्ड्स द टारगेट, वो क्या रहेगा, अगर तो हमारे पास अनबायस्ड होगा तो वही आपने उतना ही पोटेंशियल प्रोवाइड करना है जितना कि फिलामेंट के ऊपर है। फिलामेंट मतलब जो भी कैथोड मटेरियल है उसके इक्वल ही उसको पोटेंशियल प्रोवाइड करना है, और नेगेटिव फिलामेंट को आप नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड करते हो तो फोकसिंग कप को भी नेगेटिव ही प्रोवाइड करना होगा। तो बायस्ड के केस में क्या होगा, आपको 100 वोल्ट जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू द अप्लाइड पोटेंशियल ऑन द फिलामेंट। बाकी देना तो नेगेटिव ही है, ऑलराइट, बट 100 टाइम्स आपको 100 वोल्ट जो है वो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, ऑलराइट। तो नेक्स्ट है हमारे पास एनोड, राइट, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे रोटेटिंग एनोड, राइट। तो एनोड मटेरियल जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टंगस्टन प्लस रेहेनियम का होगा, 90 प्लस 10% की इसकी कॉम्पोजिशन रहेगी। अब इसमें रेहेनियम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इसको हार्डर और टफर बनाना होगा, क्योंकि आपके पास थर्मल स्ट्रेस होती है ऑन द एनोड मटेरियल, जिसके कारण ये डैमेज हो सकता है, मेल्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे रेहेनियम की कॉम्पोजिशन जो है वो इसमें ऐड करी जाती है, ऑलराइट। तो इसमें जो आपके पास एक तो एनोड में आगे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बता रखा है स्टेटर होगा, एक एनोड स्टेटर है, रोटर है, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं। पहले तो एनोड को हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं, एनोड स्टेम के साथ, ठीक है, ये आपको यहाँ पे शो कर रखी है, ये क्या है, एनोड स्टेम, ऑलराइट। एनोड स्टेम
जो है वो किस चीज़ की बनी होगी यहाँ पे, मॉलिब्डेनियम की। मॉलिब्डेनियम का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही हाई होता है, दैट इज 26, ये मैं पहले लिख देती हूँ, मॉलिब्डेनियम की ये बनी होगी, ठीक है, मॉलिब्डेनियम, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो रहेगा 2620 डिग्री सेल्सियस। ये करेगा क्या, आपके जो भी अंदर, पहले रोटर के अंदर क्या होंगी, बॉल बियरिंग्स होंगी, ठीक है, जिसके कारण वो रोटर जो है वो मूव करता है, बॉल बियरिंग्स। तो बॉल बियरिंग्स को हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मॉलिब्डेनियम जो है वो जो भी टारगेट का जो भी टेम्परेचर होता है, जैसे कि जो जो भी उसकी हीट होगी उसको ट्रांसफर नहीं होने देता टुवर्ड्स द बियरिंग। तो अगर बियरिंग पे हीट ट्रांसफर होती है तो वो एक्सपैंड करेंगी और वो बाइंड अप हो जाएंगी और आपका रोटर जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको जो है वो प्रिवेंट करना है किसको, आपके बियरिंग्स को, ताकि वो हीट अप ना हो पाए। नेक्स्ट आपके पास जो रोटर है, इसके अंदर क्या होंगी, बॉल बियरिंग्स। उससे पहले हम यहाँ पे स्टेटर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टेटर जो है वो क्या है, बेसिकली यहाँ पे एक होगा आपके पास एनवेल्प होगा, जिसके अंदर ऑब्वियसली यहाँ पे हम इसमें सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, जिसके थ्रू यहाँ पे ये एनर्जाइज होगा और यहाँ से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी स्टेटर के थ्रू। अब नेक्स्ट रोटर क्या है, रोटर क्या होता है, एक सिलेंडर की फॉर्म में हमने इसमें कॉपर वायर्स को अरेंज किया होता है, जो कि एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरह काम करते हैं। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब वहाँ पे जो अगर हम उसमें करंट प्रोड्यूस होगा तो दैट मीन्स वहाँ पे वो अपनी ही एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे। राइट, तो जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेटर जो है वो क्या है, एक आउटसाइड ग्लास एनवेल्प है, जो कि एज ए क्या काम करेगा, इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगा। मतलब रोटर प्लस स्टेटर एक इंडक्शन मोटर की तरह काम करेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, रोटर प्लस जो स्टेटर होगा यहाँ पे ये इंडक्शन मोटर की तरह एक्ट करेगा। इंडक्शन मोटर मतलब जब भी हम उसको करंट प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, तो वहाँ पे एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। राइट, तो होगा क्या, बेसिकली जैसे ही जो कॉइल्स हैं, जो स्टेटर के अंदर कॉइल्स हैं, वो एनर्जाइज होती हैं बाय द सप्लाई, तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। राइट, उस करंट के कारण वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो अंदर किस में इंड्यूस होगी, जो कॉपर वायर्स हैं इनसाइड द रोटर के अंदर जो कॉपर वायर्स हैं उसमें जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण वहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है, और वो आपको पता है कि कोई भी इंड्यूस्ड आपके पास क्वांटिटी है तो वो अपने कोज को क्या करती है, अपोज करती है अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। तो वहां पे जो करंट प्रोड्यूस होगा उसके कारण जो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी इन द कॉपर, वो अपनी जो ऑलरेडी हम किसमें, स्टेटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। उसके कारण आपका जो रोटर है वो स्पिन करने लग जाएगा। आई मीन टू से कि वो क्या करने लग जाएगा, रोटेट करने लग जाएगा। ठीक है, तो जिससे कि आपकी पूरी की पूरी एनोड डिस्क जो है वो रोटेट करेगी, और जैसे ही वो रोटेट करके एक हाई फ्रिक्वेंसी को गेन कर लेगी, आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बम्बार्डमेंट करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और वो सारे के सारे एरिया पे क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं ऑन द, आई मीन टू से कि पूरे के पूरे सरकमफ्रेंस पे, एनोड डिस्क के सरकमफ्रेंस पे वो पूरे के पूरे स्प्रेड आउट हो जाते हैं। राइट, तो यहाँ पे हीट डिसिपेशन जो है वो इजीली हो जाती है, कि जो भी वहाँ पे एक्सरेज प्लस हीट जनरेट होती है तो हम उसको इजीली जो है वो डिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अवेलेबल है फॉर द बम्बार्डमेंट ऑफ द एक्सरेज। तो यहाँ पे जो एनोड मटेरियल है वो हाई टेम्परेचर को गेन नहीं करता, तो इसलिए जो भी हम यहाँ पे आगे बियरिंग्स है, बियरिंग को एक ऑयलिंग प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेटिंग ऑयल प्रोवाइड करते हैं, लुब्रिकेंट्स, तो उसके थ्रू जो है वो हम अपने जो भी हीट होगी उसको रिमूव कर सकते हैं। ऑलराइट, तो उससे पहले अब लास्ट एक यहाँ पे पॉइंट है बियरिंग्स, जो जिसके कारण आपका जो रोटर है वो मूव कर रहे हैं, तो उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जो बियरिंग्स होंगी वो स्टील बॉल की बनी होगी। ठीक है, ये किस चीज की बनी होगी, स्टील बॉल की। और सेकेंड, इसमें हाई वैक्यूम क्रिएट होगा। ठीक है, हाई वैक्यूम
और नेक्स्ट इसमें क्या रिक्वायरमेंट है कि जो आपके लुब्रिकेंट आप इसमें यूज करोगे वो नॉन वोलेटाइल लुब्रिकेंट इसमें यूज करना है, नॉन वोलेटाइल लुब्रिकेंट। ओके तो नॉन वोलेटाइल लुब्रिकेंट आप इसमें यूज करें। दूसरा, इसकी जो बॉल बेयरिंग की लुब्रिकेशन करनी है वो किस चीज के थ्रू करोगे आप, या तो सिल्वर की करोगे या लेड की करोगे। राइट, सिल्वर या लेड की आपको जो है वो यहाँ पे लुब्रिकेशन करनी है, किसकी, बियरिंग्स की, ताकि आप यहाँ पे ऑयल यूज नहीं कर सकते फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द बॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ऑयल यूज करने पे जो आपका वैक्यूम है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसलिए आपको सिल्वर या लेड ही यहाँ पे यूज करना है फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द बॉल्स। अब होगा क्या, यहाँ पे जो भी आपके पास एक्सरेज प्रोड्यूस होगा, जो भी फोकस एरिया होगा अवेलेबल, जैसे जैसे जो एनोड है डिस्क वो रोटेट करती जाएगी, सारे के सारे एरिया पे इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्टमेंट होगी, और जो आपके पास एक्सरेज प्रोड्यूस कर होगा, और वहाँ पे जो हीट डिसिपेशन होगी वहाँ पे वो करना हमारे लिए ईजी रहेगा, क्योंकि जो डिसिपेशन होगी वो रेडिएटिव के, या फिर ये कह सकते हैं कि रेडिएशंस के थ्रू वो वैक्यूम को ट्रांसफर होती है, और वैक्यूम से वो वॉल ऑफ द ट्यूब को, और वॉल ऑफ द ट्यूब से वो एक ऑयल में कन्वर्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो ऑयल को जो हम रीजनरेशन के थ्रू वहां पे हम क्या कर सकते हैं, कूल डाउन कर सकते हैं। All right, so that was all about the modern X-ray tube. If you like the video, then please subscribe our channel and please give me a feedback about my lecture. All right, so thank you so much for watching my video.